जय किसान कृषि इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जय किसान कृषि इस YouTube चैनल के माध्यम से अनार खेती करने वाले जो भी किसान हैं उनको अच्छी तरह से गाइडेंस करने के लिए, कम से कम खर्चे में अनार खेती कैसे अच्छी तरह से करें, इसके लिए एक जानकारी देने के लिए हमने ये चैनल 1 साल पहले चालू किया था। आज लगभग 15,000 से भी ज़्यादा किसान इस चैनल के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से अनार खेती करते समय आपको जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट हो या फिर फ्लावरिंग में जो इशू आते हैं, फूल न निकलना हो, फ्लावर ड्रॉपिंग हो, मिल फ्लावर हो, या फिर बाद में जो इशू आते हैं उसमें फल का साइज अच्छी तरह से न होना, क्रैकिंग होना, वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बाद जो डिसीजेज उसमें आते हैं वो बैक्टीरियल ब्लाइट कैसा मैनेज करना चाहिए, जो विल्ट आता है वो कैसा मैनेज करना चाहिए, बाद में फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सभी जो सब्जेक्ट है वो हमने इस चैनल के माध्यम से कवर किए हैं। मराठी भाषा में हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत सारे किसानों की मांग थी कि कुछ वीडियो जो है वो आप हिंदी में भी बने, ताकि महाराष्ट्र के बाहर के जो भी किसान हैं उनको ये जानकारी अच्छी तरह से मिले, उनको भी इसका लाभ हो। इसके लिए हमने जो पहले भी 1-2 वीडियो हिंदी में डाले थे, अभी ये हमारा एक शायद दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, ये हिंदी भाषा में हम यूट्यूब पे अभी डालने वाले हैं। तो जो भी किसान इस YouTube चैनल के साथ अभी जुड़े हुए नहीं है तो उनको एक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस माध्यम से जो भी नए वीडियो आपके मतलब इस चैनल के साथ हम डालेंगे तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन आपको अनार खेती में कैसे मिले, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है कि इस वीडियोस के माध्यम से जो है अच्छी जो प्रैक्टिसेस अनार खेती में फॉलो करनी चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से हम देने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है तो वो एक इम्पॉर्टेंट ही सब्जेक्ट है। अनार खेती में बहुत किसानों को ये समस्या आती है कि इथेनॉल मारने के बाद 2 इशू आते हैं मेनली। इसमें एक है कि कुछ बगीचों में फ्लावर जो है वो कम निकलते ही नहीं है, और दूसरा इसमें जो इशू आता है तो वो अगर फ्लावर निकलते भी है तो वो फीमेल फ्लावर का ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है तो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इसमें फूल न निकलने की वजह क्या रहती है, रीज़न क्या रहते हैं, और फ्लावर ड्रॉपिंग का रीज़न क्या रहते हैं, तो वो रीज़न हम पहले डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंगली क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए, उसमें क्या उपाय उसमें करना चाहिए, तो वो बाद में हम इसमें बताएंगे। आपको पता ही होगा कि फूल न निकलना और फ्लावर ड्रॉपिंग होना, इसमें एक 8 से 10 रीज़न होते हैं। मतलब आप मुझे आपके बगीचे की फ़ोटो सेंड करेंगे और बोलेंगे कि हमारे बगीचे में अभी फ्लावर नहीं निकल रहे हैं, उसमें अभी इथेनॉल मारे हुए 1.5 महीना हो गया है लेकिन उसमें फ्लावर दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपको उसमें परफेक्टली बता नहीं सकता कि ये फ्लावर क्यों नहीं निकल रहे। आपको वो रीज़न मुझे बताना पड़ेगा कि किस कारण के साथ वो क्या कारण है, उसमें क्या रीज़न है कि फ्लावर नहीं निकल रहे हैं। आपको वो रीज़न खुद ही आपके बगीचे में ऑब्जर्व करना होगा। अगर कोई कंसल्टेंट को आप ये फ़ोटो डालते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप वो फ़ोटो डालते हैं और पूछते हैं कि मेरे बगीचे में अभी फ्लावर नहीं निकल रहा है, क्या करना चाहिए, तो वेरियस मार्केटिंग्स मतलब कंपनीज है, मेडिसिन वाले हैं, वो आपको दवाई वाले वो आपको बताएंगे ये मारो फूल निकल जाएंगे, वो ड्रिप से छोड़ो फूल निकल जाएंगे। लेकिन किस कारण की वजह से, क्या रीज़न है उसमें कि फूल नहीं निकल रहे, वो आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको वो अगर उसमें सॉल्यूशन आप करते हैं, उसमें वो रीज़न के अकॉर्डिंगली आप उसको उपाय करते हैं, तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द उसका जो है मतलब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको रीज़न ही मालूम नहीं और आप किसी को पूछ रहे थे, वो तो आप उसमें आपका खाली खर्चा बढ़ेगा और
आप ये दवाई मारो तो फ्लावर निकलेगा, वो ड्रिप से छोड़ो तो फ्लावर निकलेगा, तो इसमें आपका जो है वो खर्चा ज्यादा से ज्यादा चलेगा। तो पहले आप रीजन उसका ढूंढिए और बाद में अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन आप पूछिए। तो मैं पहले जो है वो आपको रीजंस उसमें फूल न निकलने के, अनार में जो है फूल न निकलने के आपको रीजन बताता हूँ, और अकॉर्डिंगली आपको उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके बगीचे में किस कारण से, किस रीजन से फूल नहीं निकल रहे। तो इसमें पहला रीजन जो है, बहुत सारे बगीचों में अगर आपके काड़ी में स्टोरेज ही नहीं है तो वो फूल आपके बगीचे में कम निकलेगा। मतलब बहुत सारे किसानों का हमने ये पिछले 2 साल से ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरह से हमने कवर अप किया। इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत सारे किसानों को अब समझ में आ रहा है। 1-2 साल पहले, 3 साल पहले ये रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट क्या होता है, रेस्ट पीरियड में बगीचे में आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, ये बहुत सारे किसान जो है, लगभग मैं बताता हूँ आपको कि 60 से 70% जो किसान है उनको ये मालूम ही नहीं था सब्जेक्ट कि रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट क्या होता है और उसमें क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। और जो 30% जो किसान है वो हर साल जो सक्सेस होते हैं, तो उसका जो मेन रीजन है कि वो रेस्ट पीरियड में अच्छे से अच्छे तरह मैनेजमेंट करते हैं, अच्छे स्प्रे लेते हैं। उसमें क्या होता है कि काड़ी का स्टोरेज बढ़ जाता है अगर आप रेस्ट पीरियड में मैनेजमेंट करते हैं, और काड़ी का स्टोरेज अच्छा हो, उसमें आपने रेस्ट पीरियड में अच्छी तरह से काम किया हो, उस झाड़ में स्टोरेज अच्छा हो, तो वो मतलब उसमें फीमेल फ्लावर अच्छी तरह से निकलता है, उसको स्ट्रोक अच्छी तरह से निकलता है वो, और वो बगीचा जल्द से जल्द सेट हो जाता है। अगर आपने रेस्ट पीरियड में मैनेजमेंट नहीं किया है तो वो पहला इशू आपको आएगा कि वो फूल ही निकलते नहीं है उसमें ज़्यादा, और बाद में अगर मैं अभी दूसरे टॉपिक में वो कवर करने वाला हूँ कि उसमें अगर निकलते भी है, किसी आप कोई दवाई मारते हैं, कोई आप उसमें टॉनिक स्प्रे करते हैं तो वो फूल निकलेगा, लेकिन वो काड़ी में अगर स्टोरेज ही नहीं है तो थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो वो फ्लावर की ड्रॉपिंग हो जाता है। और जिस बगीचे में स्टोरेज का काम जिन्होंने अच्छी तरह से किया है, रेस्ट पीरियड का काम जिन्होंने अच्छी तरह से किया है, तो उस बगीचे में जो है वो फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलता है, उसमें स्ट्रोक भी उसका अच्छा रहता है और वो जल्द बगीचा वो सेट हो जाता है। ये पहला रीजन है आपके बगीचे में फूल न निकलने का। अगर आपने रेस्ट पीरियड में अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपको फूल जो है वो कम निकलेंगे। दूसरा जो रीजन इसमें है कि आपका बगीचा नया है, पहले साल का बगीचा है आपका, और ये रीजन जो है ये मतलब दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ ये पहले से ही रिलेटेड है। आपका बगीचा नया है, आप पहला बाहर पकड़ने वाले हैं, लेकिन आपकी जो काड़ी है, झाड़ की काड़ी जो है उसमें मैच्योरिटी ही नहीं है, वो व्हाइट कलर की दिख रही है, और जो बगीचे को, झाड़ को मतलब प्लांटेशन से अभी एक पूरा 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इथेनॉल स्प्रे करते हैं, जल्द बगीचा बाहर लेने का प्रयास करते हैं, तो उस बगीचे में भी आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेगा। मतलब आपको उसमें बगीचे की मैच्योरिटी, पौधे की मैच्योरिटी भी देखनी जरूरी है, और ये मैच्योरिटी कब आएगी कि पौधा कम से कम 20 मंथ का होना चाहिए। अगर वो 20 मंथ के बाद आप पकड़ेंगे, पहला बाहर लेंगे, तो वो उसमें आपको अच्छी तरह से फ्लावरिंग दिखेगी। और ये बाहर पकड़ने से पहले रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट किस लिए कि काड़ी का स्टोरेज बढ़ाने के लिए रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये पहला रीजन हो गया। पहले 2 रीजन मैंने आपको बताया कि स्टोरेज नहीं हो तो वो फूल नहीं निकलेंगे। दूसरा जो इसमें रीजन है कि कोई तो बगीचे में ऐसा रहता है कि 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, लेकिन उसमें फूल नहीं दिखता, खाली पत्ते भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, लेकिन वो पौधा जो है वो ऐसा स्टंड रहता है, मतलब उसमें जो है वेजिटेटिव ग्रोथ हम जिसे बोलते हैं वो भी नहीं निकलती, और दूसरा जो है उसमें फ्लावर भी नहीं निकलता। तो उसमें क्या रीजन हो सकता है कि आपको उसका जो रूट है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर रूट के ऊपर निमेटोड है तो निमेटोड की वजह से क्या होता है कि अपटेक न्यूट्रिएंट का जमीन से होता नहीं है, और न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छी तरह से न हो तो ऊपर फ्लावरिंग आपको नहीं दिखेगी। वो पौधा आपको जैसा
मतलब इथरेल के बाद 1 महीने में भी वैसा दिखेगा, 2 महीने में भी वैसा दिखेगा, 3 महीने में भी उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखती, वो ऐसा स्टंट रहता है, रुका हुआ रहता है। तो आपको दूसरा रीजन जो है उसमें आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके रूट के ऊपर जो है वो निमेटोड है या नहीं है। अगर निमेटोड है तो अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सोल्यूशन पार्ट अभी आगे चल के बता दूंगा वो क्या करना चाहिए। तीसरा जो है कि उसमें तीसरा रीजन ये रहता है कि अगर आप फ्लावरिंग कंडीशन बगीचे का है, पत्ती अच्छी तरह से डेवलप हो गई है, लेकिन आप पानी उसमें कम छोड़ रहे हैं, तो वो आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि उसमें कोई वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा न दिखे, वो लेबर कॉस्टिंग उसमें जाता है कि वो फुटवा जिसे हम बोलते हैं वो निकलने के लिए कॉस्ट ज़्यादा जाता है। इसके लिए किसान क्या करते हैं कि पानी शुरुआत में थोड़ा सा कम छोड़ते हैं। उनको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम छोड़ेंगे तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी और फूल ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन आप शुरुआत के मतलब शुरुआत का जो समय है उसमें अगर आप फूल निकलने के लिए मतलब अगर फूल निकलने के लिए जितना पानी चाहिए उतना नहीं छोड़ेंगे तो वो फ्लावर आपको नहीं दिखेंगे, वो पत्ती का आकार भी कम रह जाता है और फूल भी नहीं निकलते। वो आपको पानी भी अच्छी तरह से दिखना चाहिए कि पानी आपके बगीचे में जो है वो अच्छी तरह से देना बहुत जरूरी है। वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो इसके लिए आप कम पानी छोड़ेंगे तो वो आपको नुकसानदायक होगा। शुरुआत के 1-1.5 महीने में अगर आपको वो कॉस्टिंग भी चला जाता है, लेबर कॉस्टिंग भी चला जाता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ निकालने के लिए, वाटर शॉट जिसे हम बोलते हैं वो निकालने के लिए, तो आप वो लेबर कॉस्ट खर्च कीजिए लेकिन पानी कम मत छोड़िए। अगर पानी कम छोड़ा आपने तो वो फूल जो है फुल फ्लावरिंग का अगर स्टेज निकल गई और बाद में आपने कितना भी पानी छोड़ा, कितना भी उसको टॉनिक मारा, कितना भी उसको फर्टिलाइजर दिया, तो उसका कोई भी उपयोग आपको होगा नहीं। तो शुरुआत में पानी अच्छी तरह से देना बहुत जरूरी है। चौथा जो उसमें कारण है, पानी ज़्यादा अगर आप देते हैं, मतलब मैंने बताया पानी कम भी देते हैं तो भी फूल नहीं निकलेगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो भी फूल नहीं निकलेगा। अगर आप पानी मतलब पौधा की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली नहीं देते, उससे ज़्यादा देते हैं तो उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा निकल जाता है। मतलब क्या होता है कि मिट्टी में जो है, मिट्टी में वाटर परसेंटेज बढ़ जाता है, रूट अच्छी तरह से नहीं चलती। आपको अगर रूट अच्छी तरह से, वाइट रूट आपको अच्छी तरह से आपके पौधे के मतलब दिखनी चाहिए तो आपको उसमें मिट्टी में 50% वाटर और 50% एयर होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन जब मेंटेन होगी तो रूट अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन आप पानी कम छोड़ते हैं, मतलब क्या होता है कि उसमें जो है ड्राइनेस ज़्यादा रहेगा मिट्टी में, और पानी ज़्यादा छोड़ते हैं तो उसमें जो है मतलब पानी का परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ गया उसमें तो वो रूट अच्छी तरह से नहीं चलेगी, एयर का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि पानी आपको ज़्यादा भी नहीं छोड़ना है। अब पानी जो है आपके मतलब हम जिसे वाफ्सा कंडीशन बोलते हैं तो वो अकॉर्डिंगली आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि वो कैसा चेक करना चाहिए कि आप ड्रिप के नीचे जो मिट्टी है तो वो आप उठाइए, उसका एक लड्डू बनाइए। वो लड्डू आपको मतलब ये लड्डू नहीं बनता, मिट्टी का लड्डू नहीं बनता, तो आपको एक मतलब उसमें ये इंडिकेशन है कि वो लड्डू नहीं बनता तो आपके बगीचे में पानी कम हो रहा है। और बाद में आप ये लड्डू अगर बनता है तो वो आप एक फीट के अंतर से वो नीचे डालना होगा। वो अगर फूटता है तो पानी अच्छी तरह से चालू है, और अगर वो नहीं फूटता है तो पानी जो है वो आपके बगीचे को ज़्यादा हो रहा है। ये सिंपल कंडीशन है, आपको वाफ्सा कंडीशन कैसे चेक करना है इसकी। तो अकॉर्डिंगली आप वो देखिए है कि पानी कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। पानी आपको जो है वाफ्सा कंडीशन मैंने बताई कि उसमें 50% एयर और 50% वाटर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको पानी देना होगा फ्लावरिंग कंडीशन के टाइम। एक पांचवा कारण उसमें जो है कि अगर आपके पौधे में आपने रेस्टिंग पीरियड में मैनेजमेंट नहीं किया है वो तो उसमें स्टोरेज कम रहेगा, और इसके साथ ही अगर आप ड्रिप से कुछ देते नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है पौधे में, स्टोरेज मतलब जिसे हम ताकत ही बोलेंगे
कि रेस्टिंग में आपने कोई मैनेजमेंट नहीं किया, इसकी वजह से पौधे में ताकत ही नहीं है, और साथ में आप न्यूट्रिएंट कोई दे नहीं रहे ड्रिप से, तो भी फूल नहीं निकलेगा बगीचे को। तो आपको उसमें मतलब पानी के साथ कोई तो फास्फोरस और पोटेश का सोर्स शुरुआत के काला जो फ्लावरिंग कंडीशन है उसमें देना बहुत जरूरी है। उसमें 050 to 34 ये ग्रेड जो है वो आप शुरुआत में दे सकते हैं। और साथ में जो है वो आपको बोरॉन का वगैरह भी फ्लावरिंग कंडीशन में अच्छा रिजल्ट है, तो बोरॉन भी आपको देना पड़ेगा। मतलब ड्रिप से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। फास्फोरस और पोटेश जो है शुरुआत के जो पीरियड है उसमें आपको देना बहुत जरूरी है फ्लावरिंग कंडीशन में। उसमें जो छठा कारण है वो टेम्परेचर है। अगर आप बहुत ठंड में अगर आप इथेनॉल स्प्रे करेंगे, आपका बगीचा फ्लावरिंग कंडीशन आपको जो नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, तो वो आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेगा। मैंने बहुत सारे किसानों को बताया भी था कि अगर आपको इथेनॉल स्प्रे करना है तो वो अक्टूबर हीट के टाइम जो है वो आप स्प्रे कीजिए। अक्टूबर जब खत्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में आप इथेनॉल स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर कम रहता है और वो फ्लावरिंग आपको नहीं दिखेगी। आपका 2 महीने का जो कॉस्ट है पेस्टिसाइड के ऊपर वो खाली जो है वेस्टेज जाएगा। खाली आपको पत्ती के ऊपर जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा, फ्लावरिंग उसमें दिखेगी नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब उसमें फ्लावरिंग दिखेगी। तो आपको ये कंडीशन भी अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इथेनॉल कब स्प्रे करते हैं। आप ज़्यादा ठंड में इथेनॉल फ्लावरिंग के लिए जाएंगे तो भी आपको फूल नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा हीट में भी आप जाएंगे अप्रैल मई के बाद तो वो आपको फ्लावरिंग अच्छी तरह से नहीं दिखेगी। तो ये छठा कारण जो है कि टेम्परेचर भी आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कम टेम्परेचर के टाइम हम इथेनॉल ना स्प्रे करें। आपका बगीचा फ्लावरिंग कंडीशन एक तो अक्टूबर से मतलब अक्टूबर नवंबर तक आना चाहिए फ्लावरिंग कंडीशन, या फिर ये जनवरी के बाद आना चाहिए। ज़्यादा ठंड में आपकी फ्लावरिंग जो है बाकी जो बगीचे की फ्लावरिंग है वो ज़्यादा ठंड के जो महीने हैं उसमें नहीं जाने चाहिए। एक लास्ट का जो ये है रीज़न है, इसमें बहुत सारे किसान जो है वेजिटेटिव ग्रोथ रोकने के लिए 052 34 का प्रयोग करते हैं, या फिर टिल्ट का स्प्रे करते हैं, या फिर प्लानोफिक्स का स्प्रे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं बहुत सारे किसानों को बताता हूँ भी हूँ कि आपको लेबर कॉस्ट चला जाएगा। पहले 1 आधे 2 बार लेबर कॉस्ट चला भी जाता है वाटर सेट निकालने के लिए, तो वो जाने दीजिए। लेकिन अगर आप वो वेजिटेटिव ग्रोथ वाटर सोर्ट न निकले, इसके लिए आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ये 052 34 का स्प्रे करेंगे, फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे, या फिर प्लानोफिक्स का वगैरह ज़्यादा जल्दी में स्प्रे करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि वो शुरुआत की जो कंडीशन होती है, पत्ती की कंडीशन होती है, वो सॉफ्ट रहती है, बहुत क्रिटिकल रहती है। अगर आप उसके ऊपर ये फर्टिलाइजर का ज़्यादा मात्रा में डोसेस वगैरह करेंगे तो वो डैमेज हो सकता है, और अगर वो डैमेज हो जाए तो वो फ्लावरिंग आपके बगीचे में नहीं दिखेगी। मैंने पिछले टाइम एक फार्मर मीटिंग जब हमारे हुई थी तो वहाँ किसानों ने बताया कि अभी 2 महीने हुए हैं बगीचों को फ्लावरिंग नहीं निकल रहा है। बहुत अच्छी तरह से मतलब स्टोरेज का भी अच्छा तरह से काम किया है, निमेटोड भी नहीं है, पानी भी हम अच्छी तरह से छोड़ते हैं। मतलब ये सारे ऊपर जो मैंने रीजन बताए वो सारे उन्होंने अच्छी तरह से किए थे। ड्रिप से फर्टिलाइजर भी अच्छी तरह से दे रहे हैं, टेम्परेचर भी अभी अच्छा है फ्लावरिंग के लिए, तो भी फ्लावरिंग नहीं निकल रही। तो वो क्या क्या स्प्रे हुए हैं आपके, ये जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बोला कि वो 052 34 का 5-5 ग्राम से 3 स्प्रे हो गए। अगर आप ये वाटर सोर्ट न निकलने के लिए ऐसा स्प्रे आप करेंगे शुरुआत की कंडीशन में, तो वो चौके आपकी जो है पत्ती जो है जहाँ से फूल आपके निकलते हैं तो वो जगह डैमेज हो सकती है, और अगर वो डैमेज हो जाए तो वो कोई भी आप उसको स्प्रे कीजिए ऊपर से, बाद में आप कितना भी फर्टिलाइजर दीजिए, कितना भी आपने वो स्टोरेज में काम किया हो, रेस्ट पीरियड में मैनेजमेंट किया हो, पानी भी कितनी आप अच्छी तरह से देते हो, लेकिन वो जगह अगर डैमेज हो जाए तो वो आपको फ्लावरिंग नहीं दिखेगा। मतलब ये सारे रीज़न जो है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। मैं बाद में ये अभी फिर से रिवाइज करता हूँ कि फूल न निकलने की वजह क्या रहती है। स्टोरेज अगर आपकी काड़ी में, बगीचे के झाड़ के पौधे के काड़ी में न हो तो वो फूल नहीं निकलेंगे। इसके लिए आपको ये अभी सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या करने के लिए।
स्टोरेज नहीं हो तो आपको रेस्ट पीरियड में मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर आपका रेस्ट पीरियड का मैनेजमेंट रह चुका है, आपने वो किया नहीं है, अभी आपको पॉसिबल नहीं है, बाकी फ्लावरिंग कंडीशन में है, तो आप कम से कम ड्रिप से जो है फास्फोरस और पोटेश जो है वो पौधे को अच्छी तरह से दीजिए। 52-34 ग्रेड जो है वो अच्छी तरह से दीजिए। कैल्शियम बोरोन अच्छी तरह से दीजिए। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी तरह से दीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ने में और झाड़ में थोड़ी सी ताकत बढ़ने में मदद होगी और फ्लावरिंग आपको अच्छा दिखने में मदद होगी। लेकिन वो स्टोरेज का जो है वो स्टोरेज आप अगर नहीं किए हो तो आप ये फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो इस साल आपका रह चुका है रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट और बाद में भी आप ऐसा बोलेंगे कि आपकी भी नहीं हुआ रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट और हम ड्रिप से ये मैनेज कर लेंगे फर्टिलाइजर देखिए, तो वो ज़्यादा से मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम जिसे बोलते हैं वो तो नहीं होगा। आपको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट जो है वो आपको करना ही है। वो आप अच्छी तरह से करते हैं। रेस्ट पीरियड में हम जो भी स्प्रे बताते हैं, जो भी शेड्यूल हम देते हैं वो आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो वो फुल न निकलने की जो पहला रीज़न है स्टोरेज का, वो आप मतलब इसका कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। दूसरा मैंने बताया निमेटोड आपके बगीचे में है और निमेटोड की वजह से आपके बगीचे में फूल नहीं निकल रहा, तो आपको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट है उसमें जो बेड जो है वो बेड अच्छी तरह से उसको खोदना पड़ेगा। वो रूट जो है वो तोड़ना पड़ेगा आपको पहले बगीचे में। आपको मालूम है कि निमेटोड ज़्यादा है अपने बगीचे में, तो वो इथरेल स्प्रे करने के 1 महीना पहले आपको रूट अच्छी तरह से तोड़ने हैं, बेड अच्छी तरह से तोड़ना है, तो वो निमेटोड का प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगा। बाद में आपको हर महीने में उसको जो है बैक्टीरिया की स्लरी जो है उसमें ट्राइकोडर्मा है, पैसिलोमाइसिस है, उसका वो स्लरी आप अगर 1 महीने में देते हैं तो वो निमेटोड का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। वो स्लरी कैसे देना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये भी हमने हमारे YouTube चैनल पे पिछला वीडियो है बैक्टीरिया स्लरी कैसे बनाना है वो उसमें इंफॉर्मेशन दी है। जिन किसानों को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कैसा मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से वो देना है। तो वो ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस आप हर मंथली देंगे तो निमेटोड का प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगा। अब जब फार्म यार्ड मैन्योर हम जैसे बोलते हैं गोबर खाद जब हम डालते हैं तो उसमें भी आपको ये ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस अगर आप मिक्स करते हैं तो वो निमेटोड का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा तरह से कम हो जाएगा और आपको जो है लॉन्ग टर्म उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। केमिकल भी मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं निमेटोड के लिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से ज़्यादा उसमें मेंटेन करना हो, ज़्यादा समय तक आपको मेंटेन करना हो तो ये आप बैक्टीरिया का प्रयोग जो है वो अच्छी तरह से कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कारण मैंने ये कवर किया। तीसरा जो है पानी ज़्यादा जो है उसमें अगर पानी कम होने की वजह से नहीं निकलते फूल, पानी ज़्यादा होने की वजह से नहीं निकलते फूल, तो आपको मैंने जो बताया वापसा कंडीशन कैसे चेक करनी है तो उस अकॉर्डिंगली आप जो है बगीचे को पानी दीजिए। आपका ड्रिप का डिस्चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, कितने ड्रिपर है मेरे पौधे को, कितना डिस्चार्ज है, 8 लीटर का है या फिर 16 लीटर का है या फिर उससे आगे भी है, तो वो आपको जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा। एक ड्रिपर का डिस्चार्ज आप 15 मिनट में चेक कीजिए, कितना एक जो है मतलब एक पॉट वगैरह लेकर आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कितना पानी उसमें 15 मिनट में पड़ता है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको एक घंटे में कितना डिस्चार्ज जो ड्रिप का है वो मिलता है वो आपको ध्यान में आ जाएगा और आपको वो डिस्चार्ज मालूम होना चाहिए। बहुत सारे किसानों के यहाँ वो इनलाइन ड्रिप वगैरह आप बिठाते हैं लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आपके ड्रिप का डिस्चार्ज कितना है, आपके पौधों को पानी कितना जा रहा है। तो वो वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से करना होगा, उसमें मैंने बताया वैसा आपको वापसा कंडीशन मेंटेन करना होगा, तभी फ्लावरिंग आपको अच्छी दिखेगी। ड्रिप से फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बताया, स्टोरेज में अगर आपने काम नहीं किया हो तो ड्रिप से फर्टिलाइजर अच्छी तरह से जो है आप दे सकते हैं। स्टोरेज में काम भी किया है तो भी आपको ड्रिप से फर्टिलाइजर जो है वो देना पड़ेगा। फास्फोरस और पोटेश का सोर्स जो है वो शुरुआत में आपको देना पड़ेगा, उसमें 0-50-34 ये जो ग्रेड है वो आप दे सकते हैं, 0-60-20 ये भी ग्रेड है मार्केट में फास्फोरस और पोटेश की, ये भी आप दे सकते हैं। तो वो ड्रिप से फर्टिलाइजर भी आपको अच्छी तरह से देना होगा।
टेम्परेचर आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है आप ज़्यादा ठंड में इथेनॉल मत स्प्रे कीजिए। फ्लावरिंग कंडीशन आपकी ज़्यादा ठंड में नहीं आनी चाहिए, या फिर बाद में ज़्यादा धूप में भी नहीं आनी चाहिए। आपको जो है 28-30 डिग्री जो इसके ऊपर है, 28 से 30 डिग्री के ऊपर जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए फ्लावरिंग निकलने के लिए। उससे कम होता है तो भी फ्लावरिंग नहीं निकलेगी। तो वो ये आपको ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये रीज़न भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वेजिटेटिव ग्रोथ रोकने के लिए आप जो भी स्प्रे करते हैं तो कृपा करके जो है पहले आप लेबर निकाल के वो वाटर शॉट निकलते हैं तो, और आपको लगता है कि आप ज़्यादा ही उसमें निकल रहे हैं तो वो बाद में स्प्रे के लिए चले जाइए। आपके पत्ती ही बगीचे की चौकी है अभी डेवलप नहीं हुई, नई नई पत्ती ही निकल रही है, उस मतलब वो ये सॉफ्ट कंडीशन रहते हैं, और उसमें आप अगर ये फर्टिलाइजर ग्रेड या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ रोकने के लिए कोई भी आप उसमें स्प्रे करते हैं, रिटार्डेंट आप स्प्रे करते हैं, तो वो जो है वो उस जगह को डैमेज कर सकता है जहाँ से फूल निकलते हैं। और आपने ऊपर के मैंने जितने भी रीजन बताए वो आपने अच्छी तरह से मेंटेन किए हैं, लेकिन वो वेजिटेटिव ग्रोथ ना निकले, वाटर शॉट ना निकले, इसलिए आपने वो स्प्रे ज़्यादा प्रमाण से लिए, ज़्यादा क्वांटिटी में लिए, ज़्यादा बार उसका स्प्रे किया, तो वो जो है वो जगह डैमेज हो सकती है, और वो जगह अगर डैमेज हो जाए तो वो फुल नहीं निकलेगा उस जगह से। तो ये 7 से 8 रीजन मैंने आपको ये फूल न निकलने के बताए। अभी जो आगे वाला टॉपिक है हमारा वो फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग का जो है वो इशू बहुत सारे बगीचों में आता है।